में आए नेपाल पर अपडेट देने का। और अपडेट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि खबर का नाम भी मुफीद दिया है हमने। नेपाल के ओली की चीनी बोली। भारत के एहसान को भूल चुके नेपाल ने विवादित नक्शे को अपने निचले सदन प्रतिनिधि सभा में पास कर दिया। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो मदद के लिए भारत की ओर आस लगाए रहते थे, अब गीदड़ भभकी दे रहे हैं। एक ओर नेपाली संसद की तस्वीर है और दूसरी ओर उस विवादित नक्शे की जिसके बहाने नेपाल में भारत विरोधी आंच तेज है। नेपाल की प्रतिनिधि सभा में विवादित नक्शे को मंजूरी देते वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कैसे नेपाल चीन के रंग में रंगा है। हामी हाम्रो भूमि खाली लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी अहिलेको विवादको विषय त्यो हो जो भूगोल नै सर्लक्कै कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ। सेना राखेर कब्जा गरिएको र अर्कै सिमाना भनेर एउटा नकली काली नदी भनेर खडा गरेर एउटा काली मन्दिर बनाएर एउटा तिरतिरे खोल्सी देखाएर एउटा सानो हाल देखाएर यसो गरेर कब्जा गरिएको यत्रो भूभाग अरू ठाउँमा त्यसरी छैन र हाम्रो नक्साभन्दा बाहिर परेको त्यस्तो भूभाग पनि छैन। अब जरा उस विवादित नक्शे को समझिए जिसके बहाने नेपाली प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने और चीन को खुश करने में लगे हैं। भारत और नेपाल के बीच की सीमा 1816 में हुई सुगौली संधि से तय होती है, जिसमें काली नदी के एक तरफ भारत और दूसरी तरफ नेपाल की जमीन तय की गई थी। लेकिन नए नक्शे में नेपाल सरकार दावा कर रही है कि काली नदी के उद्गम वाली जगह लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और कालापानी उसके हिस्से में आते हैं। नेपाली पीएम के निशाने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्रीले बोल्नुभयो भन्ने कुराहरू केही आएको छ। यदि उहाँले त्यसरी बोल्नु भएको हो भने त्यो जायज होइन। तैपनि उहाँ मुख्यमन्त्रीको हिसाबले यदि त्यस्तो बोल्नु भएको हो भने त्यो नबोलिनु पर्थ्यो। नेपाल हेपिन तयार छैन, हेपिन मान्दैन भन्ने कुरा म योगीजीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपाली प्रधानमंत्री की एक गीदड़ भभकी सीएम योगी के उस बयान पर है जो उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कही थी। सीएम योगी ने कहा था कि नेपाल को तिब्बत की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। भारत और नेपाल दो राजनीतिक प्रतिष्ठान हैं, लेकिन दोनों की आत्मा एक है। दोनों देशों के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक संबंध हैं जो कई शताब्दियों पहले से हैं और नेपाल को ये याद रखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ गोरखधाम पीठ के मुखिया भी हैं और नेपाल में इस पीठ को मानने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत है। ऐसे में सीएम योगी पर नेपाली पीएम का सीधा हमला मामूली बात नहीं है। माना जा रहा है कि जुबान भले ही नेपाली प्रधानमंत्री की है, लेकिन भाषा और शब्द चीन के हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए इस नक्शे को देखिए और समझिए। नेपाली संसद से पास विवादित नक्शे को कैलाश मानसरोवर के लिए नई सड़क के उद्घाटन के 10 दिन बाद जारी किया गया। कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से है, जिसमें 85% यात्रा भारतीय इलाके में होती है। दूसरा रूट सिक्किम के नाथुला से है, जिसमें श्रद्धालुओं को 80% सफर चीन में करना पड़ता है। भारत ने पिथौरागढ़ वाले रास्ते में निर्माण कार्य किया, जिस पर नेपाल को ऐतराज है। ये सड़क कालापानी के करीब से होकर जाती है और इस जगह पर भारत, नेपाल और चीन तीनों देश मिलते हैं। नेपाल अब इस क्षेत्र को अपना बता रहा है, जबकि यह भारत की अहम चौकी है, जो तिब्बत में चीनी सेना के बुरांग अड्डे का जवाब है। नेपाल की सियासत में चीनी दखल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ दिन पहले नेपाल में चीन के राजदूत ने कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाकर मतभेद दूर करने को कहा था। हालांकि जब भी नेपाल में संकट आया, भारत ने उसकी मदद की। अभी कोरोना काल में 22 अप्रैल को नेपाल को 23 टन जरूरी दवाई भेजी। कोरोना की जांच के लिए नेपाल को 30,000 पीसीआर टेस्ट किट मुहैया कराए गए। संकट में इस मदद के लिए खुद नेपाल के पीएम ने ट्वीट कर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। साल 2015 में नेपाल में विनाशकारी भूकंप के महज 6 घंटे के भीतर भारत ने रेस्क्यू टीम भेजी।
एनडीआरएफ की 16 टीम और वायुसेना के 39 विमान नेपाल पहुंच गए थे। भूकंप के वक्त भारत ने 571 टन खाने पीने का सामान, दवाइयां, पानी, टेंट और कंबल पहुंचाए थे। काठमांडू घाटी में बिजली के 3 सब स्टेशन को फिर से स्थापित करने में मदद की। भूकंप के तुरंत बाद नेपाल को 507 करोड़ की मदद पहुंचाई गई। भूकंप के बाद भारत ने नेपाल को 7,568 करोड़ के मदद पैकेज का ऐलान किया था। भारत नेपाल को अपने छोटे भाई की तरह मानता रहा है, लेकिन अब वक्त है कि नेपाल को लेकर नए तरीके से सोचना होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के दबाव में भले ही भारत को आंखें दिखा रहे हों, लेकिन उनके फैसले का विरोध उनके घर में यानी कि देश में शुरू हो गया। और ये विरोध नेपाल के ही सांसद कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस समय नेपाल की प्रतिनिधि सभा में विवादित नक्शे को मंजूरी दी जा रही थी, उस समय इस नक्शे के खिलाफ संसद में ही आवाज बुलंद की गई। देखिए, आवाज किसने बुलंद की? एक महिला ने। ये महिला सांसद हैं जो कि इस नक्शे को पास करने के बिल के खिलाफ बोल पड़ी। विरोध उनको महंगा पड़ गया और उनके घर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन और हंगामा किया। सरतागिरी मुर्दाबाद, 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 सरतागिरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हंगामे और विरोध की ये तस्वीर नेपाल की राजधानी काठमांडू की है, जहां सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं ने एक महिला सांसद के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। सरतागिरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस हंगामे और बवाल की वजह जानने के लिए आपको नेपाल की संसद की ये तस्वीर देखनी चाहिए। नेपाल की संसद में खड़ी होकर नेपाल सरकार के फैसले का विरोध कर रही ये सरिता गिरी हैं, जो जनता समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। सरिता गिरी ने नेपाली संसद में सच का वो झंडा बुलंद किया जो नेपाली प्रधानमंत्री के लिए आईना दिखाना था। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और काला लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। विवादित नक्शे को पास कराने के लिए लाए संशोधन प्रस्ताव को ही संविधान के खिलाफ बताया। विवादित नक्शे पर नेपाल के दावे को गलत बताया। नेपाल के पास प्रमाण नहीं होने की वजह से संशोधन प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की। संशोधन प्रस्ताव के खिलाफ संसद में प्रस्ताव रखा। नेपाल के लोगों के दिलों में हिंदी और हिंदुस्तान की कितनी अहमियत है, इसका जिक्र भी सरिता गिरी ने किया। कम से कम हम लोग सभासद लोग जब बोलते हैं तो वस्तुगत तथ्य और प्रमाण के आधार पे बोलें। जब बाहर के जनता की हल्ला होती है, उसी के हल्ला में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देश का नेतृत्व कैसे करेंगे? अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठीक से प्रशिक्षित करें। हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है, वो उनको बताएं ताकि उनका रगत नहीं उबले। हालांकि सरिता गिरी को सच बोलना भारी पड़ा। एक तरफ उनके ही दल की तरफ से उन्हें नोटिस थमाया गया, तो दूसरी तरफ उनके घर के बाहर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सांसद की तरफ से पुलिस को फोन भी किया गया, लेकिन कोई नहीं आया। सरिता गिरी की पार्टी को भारत का करीबी माना जाता था, लेकिन नेपाल की मौजूदा सियासी हालत को देखकर उन्होंने भी पाला बदल लिया।